आज की जो कहानी है ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की। कानपुर शहर में राजेश गौतम नाम के एक शख्स रहा करते थे, जिनकी आयु महज 40 वर्ष के आसपास थी। ये पेशे से एक बहुत ही अच्छे शिक्षक थे, यानी कि इनकी सरकारी नौकरी थी और साथ ही साथ जो टाइम बचता था स्कूल जाने के बाद, इस वक्त में ये बिल्डर का भी काम किया करते थे। इनका जो परिवार था वो बहुत रईस परिवार था। राजेश जी खुद 2 से 3 भाई थे और पिताजी ने स्वर्गवास होने से पहले ही सभी भाइयों को अपनी जो संपत्ति थी वो बांट रखी थी। पिता ने राजेश को भी लगभग 20 करोड़ रुपए की ज़मीन दी थी और इसी हिसाब से सभी भाइयों में जो ज़मीन का बंटवारा इसी तरह से हुआ था। इस वजह से परिवार में कभी भी कोई कलह का माहौल नहीं रहता था। सभी भाई काफ़ी आपस में घुल मिल कर रहते थे और बहुत भाइयों में प्यार था। राजेश जी चूंकि बिल्डर भी थे, शिक्षक भी थे, इस वजह से उनकी कुल संपत्ति 30 से 40 करोड़ के आसपास बताई जाती है। काफी सुशील होने की वजह से और काफी संपत्ति होने की वजह से राजेश जी के लिए जब रिश्ता ढूंढा जाता है तो उनके टक्कर की एक बहुत ही अच्छी लड़की लाने का विचार घर वालों का बनता है। 2012 में एक लड़की इसी तरह की, जैसी वो चाहते थे कि सुंदर हो, सुशील हो, इतना सारा जो पैसा है, संपत्ति है, उसको संभालने लायक हो, तो ऐसी ही एक लड़की पिंकी नाम की उनको मिलती है और राजेश जी की शादी अरेंज मैरिज इस पिंकी के साथ करा दी जाती है। पिंकी देखने में बेहद सुंदर थी और साथ ही साथ वो पढ़ी लिखी भी काफ़ी थी। 10 सालों तक ये जो वैवाहिक जीवन होता है राजेश जी के साथ वो बहुत ही खुशहाल चलता है। इन 10 सालों के अंदर इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं और दोनों ही लड़के होते हैं। साथ ही साथ जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन आता है, कोरोना काल शुरू होता है, लगभग महज 2021 के आसपास की बात है। इस दौरान जैसे ही लॉकडाउन शुरू होता है, राजेश जी घर पे ही थे, स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और इधर राजेश जी को लग रहा था कि अब उनका जो बिल्डरशिप का काम है वो उन्हें थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उनके पास काफ़ी ज़मीन होने की वजह से एक उन्होंने ज़मीन जो अपनी ही थी उसे चुना और सोचा कि यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाई जाए, यानी कि मल्टी का निर्माण किया जाए और फिर उसे बिल्डरशिप के तहत बेचा जाए। इसी की वजह से उन्होंने काम भी शुरू करा दिया। काम शुरू कराने के बाद बिल्डिंग बनने में लगभग 2 से 3 वर्ष तो लग ही जाते। इधर बिल्डिंग का निर्माण बहुत ही तेजी से शुरू हो गया और इधर जितने भी काम कर रहे वर्कर्स थे बिल्डिंग में, उनका आना जाना भी लगा रहता था। स्कूल्स भी बीच में खुलते थे फिर बंद हो जाते थे, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा ही कुछ माहौल था। अब जब ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था तब यहाँ पे कारपेंटर की भी ज़रूरत पड़ती है और ऐसी परिस्थिति में एक कारपेंटर जो राजेश जी को मिलता है, जिसका नाम था शैलेंद्र सोनवरकर। शैलेंद्र सोनवरकर पहले तो अपना काम कर रहा था, बहुत ही अच्छे से कारपेंटर था, तो उसे काफ़ी सारे काम मल्टी में करने ही थे और इस सिलसिले में छोटी छोटी चीज़ों की जो उसकी ज़रूरत होती थी, इसके लिए राजेश जी का एक बहुत ही आलीशान बंगला है, वहाँ पे भी उसका जाना आना लगा रहता था। लेकिन वो जब घर जाता था तो पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे जाते जाते अचानक पता नहीं क्यों पिंकी के जो नज़रिए थे वो शैलेंद्र को लेकर के चेंज होने लगे और पिंकी मन ही मन अब उसके तरफ आकर्षित होने लगी। दोनों के बीच में प्यार की शुरुआत हो चुकी थी। स्टार्टिंग में सब कुछ सामान्य था, वो जाता था घर पे, सामान लिया करता था, थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था पिंकी से, लेकिन धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अब ये दोनों प्यार के जो प्रेमी थे, ये दोनों अब ऐसा वक्त चुनते थे जब राजेश गौतम घर पे हो ही नहीं। राजेश गौतम पहले तो वो स्कूल जाया करते थे, स्कूल जाने के बाद जब वहाँ से उनको छुट्टी मिलती थी तब वो जहाँ पे मल्टी का निर्माण हो रहा था वहाँ जाया करते थे और इस सब चीज़ों में उन्हें घर आते आते रात हो जाती थी। इधर इन दोनों प्रेमियों को दिन में मौका मिल जाता था जब जो राजेश जी थे घर पे नहीं उपस्थित होते थे और तब ये जो शैलेंद्र है वो घंटों घंटे पिंकी के साथ उसी के घर पे बिताया करता था। लेकिन ये जो माजरा था ये जैसे ही लोगों के नज़र में, आसपास के लोगों के नज़रिए में आया, तब लोगों को शक हुआ और ये शक एक बार एक पड़ोसी ने ही राजेश जी को भी जाहिर की कि आपके अनुपस्थिति में आपके घर पे कुछ ऐसा ऐसा माहौल है, तो आपको ज़रूर इधर भी ध्यान देना चाहिए। राजेश जी के मन में भी कुछ ना कुछ तो शंका थी ही कि कुछ उनकी पत्नी का व्यवहार सही नहीं लग रहा है, कुछ दिनों से वो बदली बदली सी लग रही है।
लेकिन राजेश जी ने कभी भी अपनी पत्नी को गुस्से में डांटा नहीं, कुछ भी पूछा नहीं। लेकिन जब उनको पड़ोसी के द्वारा ऐसा कुछ सुनने को मिला, तब उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को, पिंकी को बुलाया और कहा कि जो ये कारपेंटर है शैलेंद्र, इससे मिलना जुलना थोड़ा कम कर दो, और जितनी भी उसको ज़रूरत होती है, जो चीज़ों की जो भी बातें करनी होती है, वो डायरेक्ट अब मुझसे ही करे, मुझे ही फ़ोन करे, और मैं जब घर पे हूँ तभी वो घर पे आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इधर जैसी ही पति की बात पिंकी सुनती है, अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला जाती है, क्योंकि अब इस दिन से उसका मिलना जुलना बिल्कुल बंद होने वाला था। इधर शैलेंद्र को भी जब इस बात का पता लगता है तो वो भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, ऐसी कहावत भी है। अब दोनों मिलने जुलने के सिलसिले जो थे इनके, ये तो बंद हो चुके थे। फ़ोन ही था एक माध्यम जिससे ये बात किया करते थे छुपते छुपाते। एक बार जो पिंकी है अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए कि ये अपने प्रेमी को बोलती है कि अब कुछ ना कुछ करना होगा, काफ़ी टाइम हो गया है और राजेश जो इस तरह का व्यवहार रखे हुए है, ये हम दोनों को कभी मिलने नहीं देगा। इधर पिंकी के मन में एक लालच भी था कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी भी वो हाथ से जाना नहीं देना चाहती थी। इस वजह से वो राजेश को तलाक भी नहीं देना चाहते थे। अब दोनों ने मिलकर एक उपाय निकाला कि रास्ते से इस राजेश को कैसे हटाया जाए। तो शैलेंद्र ने पिंकी को कहा कि मैं एक तुम्हें जहर, जैसे स्लो पॉइजन कह सकते हैं, इस तरह का कुछ ला करके दिया और बोला कि ये खाने में मिक्स करके राजेश को खिला देना। पिंकी ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसकी डोज सही ना हो पाने की वजह से जैसे ही राजेश ने वो खाना खाया उसकी तबीयत बिगड़ी, उसको लोग हॉस्पिटल लेके गया, कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वो फिर ठीक हो गया। इसके बाद वो घर आ जाता है और यहाँ से फिर से पिंकी की जो खलबली थी, जो अपने आप में क्रोध था, एक गुस्सा था, वो और बढ़ने लगा। अब पिंकी और परेशान रहने लगती है कि ये वाला जो आइडिया था वो तो फेल हो गया, वो काम आया नहीं। फिर कुछ दिन जब बीत जाते हैं, ये दोनों प्रेमी आपस में मिल भी नहीं पा रहे थे, काफ़ी बेचैन थे, तब दूसरा आइडिया इन दोनों ने लगाया। शैलेंद्र कहता है कि कुछ सुपारी किलर हायर करना होगा, और कुछ सुपारी किलर जो हमारा काम कर सके, मतलब कि जो ये राजेश जी थे उनको रास्ते से भी हटा दे, लेकिन पता भी ना लगे, हमारा नाम भी ना आए कि हमने ये काम करवाया है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने सर्च करना शुरू किया कि सुपारी किलर जो है कहाँ मिलेगा। उन्हें 2 सुपारी किलर का पता मिल जाता है, नंबर मिल जाता है, उन दोनों से वो कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद जो सुपारी किलर थे वो 4 लाख रुपए की डिमांड कर देते हैं। इधर पिंकी के पास पैसे की कमी थी नहीं, काफ़ी सारे पैसे तो कैश घर में ही रखे रहते थे, तो पिंकी बिना सोचे समझे 4 लाख रुपए निकालती है और शैलेंद्र को दे देती है। इधर सुपारी किलर को जैसे ही पैसे सौंपे जाते हैं, जो दिन तय किया गया था, जो वक्त तय किया गया था, उस वक्त पे ये सुपारी किलर पहुंचता ही नहीं है। जब ये शैलेंद्र कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उनके नंबर भी बंद रहते हैं और बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं होता है। मतलब अब ये समझ चुके थे कि वो सुपारी किलर पैसे लेकर भाग चुका है। दोनों के सीने पे सांप लौट जाता है और ये आइडिया भी फेल हो जाता है। लेकिन दोनों प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि अब यहीं से एक बहुत ही खौफनाक साजिश इनके मन में घर कर लेती है। अब पिंकी कहती है कि अब मेरे पति को हटाने का जो रास्ते से जिम्मा है वो हमें खुद उठाना पड़ेगा, यानी खुद ही अब अपने पति की जान की वो दुश्मन बन जाती है। अब शैलेंद्र और पिंकी दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं। ये सोचते हैं कि क्यों ना जो सुपारी किलर काम करने वाला था वो हम ही कर दे, क्योंकि सुपारी किलर को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बताया था कि ये जो मौत है वो बिल्कुल साजिश नहीं लगनी चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने दोनों ने रास्ता निकाला कि रोड एक्सीडेंट जो होता है वो सबसे बेस्ट होगा तरीका, इससे हमारी तरफ कोई शक नहीं जाएगा। लेकिन अब चूंकि सुपारी किलर भाग चुका था तो दोनों को ही ये काम करने थे। अब इन दोनों ने एक सेकंड हैंड गाड़ी ली। सबसे पहले इको गाड़ी थी, सेकंड हैंड इन्होंने खरीद ली। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि एक ड्राइवर हायर करते हैं, एक ड्राइवर को भी साथ में लिया और इसके बाद शैलेंद्र उस गाड़ी में बैठता है। 4 नवंबर 2023 की वो दिन थी जब वो दिन मुकर्रर की गई थी और ये दिन जो था शनिवार का था। इस दिन पिंकी को पता था कि उसके हस्बैंड की एक आदत है, डेली वो मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं।
प्लानिंग पूरी बहुत बैलेंस्ड हो रही थी। पिंकी जो घर की ही मेंबर थी, घर का वेदी लंका ढाई वाला उसने काम किया, और वो जो थी इतनी प्यार में अंधी थी, उसने एक छोटी छोटी सी बारीकी का ध्यान रखा। और उसके पति की जो ये आदत थी कि वो सुबह घूमने जाया करते थे, तो वो महज घूमने के समय ही अपने दोनों बच्चों को भी उठा के ले जाया करते थे और घूमते घूमते उनसे ढेर सारी बातें भी करते थे, क्योंकि उनको दिन भर समय नहीं मिलता था। तो बच्चों को पिता से बात करने का यही एक अच्छा टाइम था, तो अपने बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करते थे और घूमते भी थे, और उसके बाद समय पे घर आ जाया करते थे मॉर्निंग वॉक करके। लेकिन चूँकि पिंकी जो थी वो केवल अपने पति के पीछे जान की दुश्मन बनी हुई थी, अपने बच्चों को नहीं चाहती थी मौत के घाट उतारना, तो उस दिन उसने प्लान किया कि बच्चे को वो जाने ही नहीं देगी राजेश के साथ। उसने कुछ बहाना बनाया, जो उसका बच्चा था उसको ना ले जाने के लिए उसने तरह तरह की बातें की। तो राजेश के लिए काफ़ी ज़्यादा जो था कॉमन था, वो कई बार बच्चे को नहीं भी ले जाता था, वो नहीं उठ पाते थे, तो वो खुद ही टहलने निकल जाता है। इधर जो उसने प्लानिंग कर रखी थी, जो सेकेंड हैंड कार ली थी, इसमें शैलेंद्र बैठता है, ड्राइवर बैठता है, और ये दोनों ही पिंकी के घर जाते हैं। जैसे ही राजेश निकलता है घर से, वैसे ही अब ये इको कार में पिंकी भी सवार हो जाती है, क्योंकि वो खुद अपने नज़र से देखना चाहती थी कि उसका पति कैसे इस दुनिया को छोड़कर जाता है। मतलब कि वो बिल्कुल अपने पति को देखना भी गवारा नहीं कर रही थी, वो अपने पति को मरा हुआ ही देखना चाहती थी। इधर इको कार में सवार होकर ये दोनों रवाना होते हैं, और इसने प्लान सेकंड भी बना रखा था कि जब टक्कर होगी, जब पीछे से ये राजेश जी को मारेंगे, तो उसके बाद दोनों को भागना भी है। तो इन दोनों ने दूसरा कार भी हायर कर रखा था, और होता भी ऐसा ही है प्लानिंग के मुताबिक। ये दोनों जो है निकलते हैं सुबह सवेरे, और फिर उसके बाद राजेश जी के पीछे जाते हैं। घर के थोड़ी सी दूरी पर ही एक मोड़ आता है, वहाँ पे ये काफ़ी स्पीड में राजेश जी को पीछे से धक्का मारते हैं, और जैसे ही टक्कर होती है राजेश जी काफ़ी हवा में तेज़ ऊपर उछलकर गिरते हैं, और जिसकी वजह से उनको सर में चोट लगती है। उस समय ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और कुछ लोग वहाँ पे, एक दो लोग थे, काफ़ी सुबह का वक्त था इस वजह से, तो एक दो लोगों ने देखा भी कि कुछ लोग टक्कर मारने के बाद, चूँकि ये जो इको कार था वो मौके पर ही ख़राब हो गया, तो जो दूसरी गाड़ी इनको लेने आई थी उसमें सवार होकर भाग रहे हैं, फरार हो रहे हैं। अब इधर जब उनके जो एक्सीडेंटल डेथ का पता लगता है उनके घर वालों को, तो सारे ही भाई इकट्ठा होते हैं, उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पहले नज़रिए में पुलिस भी यही समझ रही थी कि ये कोई टक्कर का मामला है, मतलब एक्सीडेंट का मामला है। पुलिस को बिल्कुल भी शक नहीं होता है कि ये कोई साजिश है। लेकिन जो भाई थे, इनके भाइयों में इतनी प्यार थी, मोहब्बत थी, कि भाइयों को ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। वो बिल्कुल आराम से रोड के किनारे चल रहा था, कोई कैसे उसको टक्कर मारकर भाग सकता है। और बिल्कुल समझने वाली बात है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और कर रहा है अगर जिसने भी किया है तो उसको पकड़ा जाना चाहिए और उसको सज़ा भी देनी चाहिए। अगर कोई दुश्मनी से किया है तो भी ये सही नहीं है, और किसी ने बेमकसद के ऐसा किया है तो भी ये सही नहीं है। तो इस वजह से जो भाई थे ये सभी लोग पहुंचते हैं पुलिस स्टेशन, और वहां जाने के बाद फिर से कानपुर पुलिस को कहते हैं कि ये जो मेरे भाई की मौत हुई है ये बिल्कुल सामान्य मौत नहीं है, इसकी थोड़ी बारीकी से आपको छानबीन करनी चाहिए। और मुझे कुछ लोगों पे शक भी है, तो वो लोग शक के आधार पर सबसे पहले अपनी भाभी का ही नाम देते हैं, पिंकी का नाम दिया जाता है कि पिंकी का जो है संबंध है, भाइयों को भी पता था, एक राजमिस्त्री के साथ। और राजमिस्त्री के बारे में भी जब बताया जाता है तब यहाँ से पुलिस जो है अपनी जो जांच होती है वो और भी पुख्ता तरीके से करती हैं। जो सीसीटीवी होते हैं रास्ते में, जो राजेश के बंगले के पास ही लगे हुए थे, जिस रास्ते से वो जा रहा था, सारे ही सीसीटीवी को खंगाला जाता है, और उसमें ये सबूत मिल जाता है कि जैसे ही राजेश जी निकले थे उनके पीछे से एक कार, इको कार उनको फॉलो कर रही थी काफ़ी तेज़ी से, और उसी इको कार ने उनको टक्कर मारा है। एक दो लोगों ने, जो चश्मदीदों ने देखा था, उनके भी बयान दर्ज किए जाते हैं, और इस आधार पे पहले पूछताछ पिंकी से किया जाता है। फिर बाद में जो राजमिस्त्री था उसको भी पुलिस थाने लाया जाता है, और पुलिस जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तब ये जो राजमिस्त्री था ये अपनी जुबान खोलता है और सारी कहानी पुलिस के सामने आ जाती है। इसके बाद जो पिंकी थी उसको भी पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, इस राजमिस्त्री को भी अरेस्ट किया जाता है, इसके साथ जो वो बंदा था जो गाड़ी चला रहा था उसको भी अरेस्ट किया जाता है।
और 4 लोग इसमें आरोपी होते हैं जो नामजद होते हैं, जिन पे 302 का मुकदमा दायर किया जाता है। अब बाकी सारे आरोपी सलाखों के पीछे हैं। एक बहुत ही लालच भरा हुआ जो इसके पीछे साजिश था वो भी नाकाम हो जाता है। और देखने वाली इस कहानी में बात यह है कि एक शादीशुदा ज़िंदगी जो पूरी तहस नहस हो जाती है, 2 बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं थी, कोई कसूर नहीं था, वो भी अब अनाथ हो चुके हैं। उनका परिवार तो है उनके साथ, लेकिन माता पिता का जो एक बहुत बड़ा साया होता है बच्चे के ऊपर से, वो उठ चुका है। तो लालच में कभी भी कोई गलत काम अगर कोई करता है तो उसका गलत ही नतीजा और अंजाम होता है। अगर इन चीज़ों को पहले कोई भी सोच ले तो शायद इतनी ज़्यादा जो आज के डेट में क्राइम्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं कम ज़रूर हो सकती है। तो आज की जो कहानी थी वो यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था, बस आप सभी को मैं जागरूक करना चाहती हूं। और मेरा नाम पूजा है। ऐसे ही सच्ची कहानियों के साथ इस चैनल पे डेली वीडियो आते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लेती हूं फिर इजाज़त, अगली मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ सुखी रखें। धन्यवाद।